हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ईच मैटर अराउंड अस प्योर की चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले कई क्लासों में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और अब तो हमारा ये चैप्टर अंतिम की ओर है, समापन होने वाला है। इसलिए खास करके वैसे लोग जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अविलंब फ़ोन करें। मैं इस वीडियो के अंत में अपना नंबर भी आपको दे दूंगा, तो उस नंबर पर आपको फ़ोन करना है और फ़ोन करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड करवाना है। क्योंकि जो हमारा परंपरा है, जो हमारी परिपाटी है क्लास की, जैसे ही हमारा क्लास समाप्त होगा, ये चैप्टर लास्ट करेगा तो चैप्टर के अंत में टेस्ट होगी। जो टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, तो उस टेस्ट में आपको शामिल होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो हमारे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपना नंबर जुड़वाइए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है, जैसा कि इससे पहले के चैप्टर में भी हुआ था। इसलिए जो लोग अभी तक अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं जुड़वा पाए हैं ग्रुप में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और मैं लास्ट में भी कुछ और बातें करूंगा टेस्ट के बारे में। बिना विलंब किए हुए हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जो मिश्रण होता है उसके जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, उसको पृथक करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ विधियों की चर्चा हम लोग पूर्व के क्लास में कर चुके हैं। और आज जो दो विधियां बच गई थी हमारी, आज उन दो विधियों की चर्चा करेंगे। और उनमें से एक विधि आज के लिए है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आज की दूसरी विधि है हम लोगों का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो आइए हम लोग प्रभाजी आसवन की चर्चा करते हैं। आपने इससे ठीक पहले आसवन विधि पढ़ा था, डिस्टिलेशन मेथड। उसमें आपने देखा था कि आसवन विधि का उपयोग हम लोग वैसे घुलनशील द्रवों को पृथक करने में करते हैं जिनके बीच का जो क्वथनांक का अंतर होता है वो 25 केल्विन से अधिक होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दो घुलनशील द्रव होंगे और उनके बीच क्वथनांक का जो अंतर होगा वह 25 केल्विन से कम होगा, तब हम लोग एक नए विधि का प्रयोग करते हैं, एक नई विधि का उपयोग करते हैं और उसी विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा गया है, यदि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 केल्विन 25 केल्विन से कम का अंतर होता है तो उसे पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण और कच्चे तेल या पेट्रोलियम, कच्चे तेल या पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी इत्यादि घटकों का पृथक्करण होता है। अब देखिए, ये जो प्रभाजी आसवन विधि है, इसके लिए कंडीशन वही है कि दो या दो से अधिक जब घुलनशील द्रव होंगे, आपस में मिलने वाले द्रव होंगे और उन द्रवों के क्वथनांक में जो अंतर होगा वह 25 केल्विन से कम का अंतर होगा, तब हम लोग इस प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। और इस विधि द्वारा किसका किसका पृथक्करण होता है? तो वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, पेशेंट के नाक में वो ऑक्सीजन का मास्क लगा रहता, नली लगी रहती है और बगल में एक बड़े से सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। आप सोचिए, प्रकृति में जो हवा है, वायु है, ये तो कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन फिर आखिर उन गैसों में से ये ऑक्सीजन कैसे अलग होता होगा सिलेंडर में, जिसको भर करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो सोचिए, ये विज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना हमारे जीवन को संरक्षित करने में ये सहायक है कि उस ऑक्सीजन गैस को वायु में से पृथक कर लेता है। और उस ऑक्सीजन गैस को वायु में से पृथक करने के लिए इसी प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ लिखा गया है, इस विधि द्वारा वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, मतलब वायु में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या अन्य गैसें हैं, उसका पृथक्करण होता है। और कच्चे तेल या पेट्रोलियम, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे देश में तो वैसे बहुत कम भंडार है, लेकिन दुनिया के कुछ भागों में जहां कच्चे तेल का विशाल भंडार है, वहां से कच्चा तेल को निकाला जाता है। उस कच्चा तेल या पेट्रोलियम को निकाल करके उसको फिर रिफाइनरी तक, तेल शोधक कारखाने तक पहुंचाया जाता है।
हमारे बिहार में संयोग से एकमात्र बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बहुत लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे इस चीज को। तो उस बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है, वहां तक उस कच्चे तेल या पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है। उस तेल शोधक कारखाना में, शोधक मतलब क्या, शुद्ध करने वाला, रिफाइनरी कहा जाता है, रिफाइन करता है वहां पर, इसलिए उसको रिफाइनरी कहते हैं। तो जो रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनरी होती है, वहां पर कच्चे तेल को शुद्ध करके उसी में से पेट्रोल प्राप्त होता है, उसी से डीजल प्राप्त होता है, उसी से केरोसिन प्राप्त होता है, उसी से आपको एलपीजी प्राप्त होता है, और कई तरह के अवयव प्राप्त हो जाते हैं उस कच्चे तेल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपके घर में दूध का उत्पादन होता है, गाय भैंस है, तो आपके घर में दही खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, और इस तरह से कई प्रकार मिठाई बना सकते हैं, कई प्रकार के व्यंजन उस या मिठाइयाँ उस दूध से ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कच्चे तेल या पेट्रोलियम से भी विभिन्न घटकों या अवयवों का पृथक्करण होता है। और यह किस विधि द्वारा होता है? तो यह प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इसके लिए प्रभाजी आसवन स्तंभ का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इससे पहले जो विधि पढ़ रहे थे आसवन विधि, उसमें केवल आसवन स्तंभ का प्रयोग किए थे, एक आसवन फ्लास्क लिए थे और उससे एक संघनक जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें आसवन फ्लास्क भी वही है, संघनक भी वही है, बीच में एक विशेष उपकरण को जोड़ दिया जाता है जिसको प्रभाजी आसवन स्तंभ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। उस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। प्रभाजी आसवन स्तंभ का उपयोग किया जाता है। इसमें आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच, जो आसवन फ्लास्क पहले से था और एक संघनक था, उसके बीच एक प्रभाजी स्तंभ रहती है, यही है प्रभाजी स्तंभ रहती है। यह प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटकों, बॉल्स से भरी रहती है। या आप देखिए एक शब्द होता है गुटखा, गोहरसू का टो ख आकर, वो गुटखा जो पान मसाला की तरह लोग खाता है, जो काफी स्वास्थ्य के लिए घातक और खतरनाक है, लेकिन यहाँ हम गुटका लिखे हैं, दोनों में अंतर है, इसलिए अंग्रेजी भी उसका लिख दिया गया बॉल्स, छोटा छोटा शीशा का टुकड़ा। वो बच्चों को देखा होगा गुल्ली खेलते हुए, उसी तरह का बॉल्स उस नली में भरा रहता है, वही लिखा गया है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अब ढेर सारे गुटके जब वहां भर देते हैं, जैसे आप देखे होंगे जहां पर मिट्टी भरा जाता है और पानी का बहाव होता है बहुत ज्यादा, तो वहां लोग क्या करते हैं, ईंटा पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं। उस टुकड़े पर जब पानी पड़ता है तो पानी क्या करता है, मिट्टी को बहने से रोक देता है। उसी तरह से जो प्रभाजी स्तंभ रहती है एक नली की तरह, उस नली में छोटे छोटे शीशे के गुटके या बॉल्स को भर दिया जाता है, और उस गुटके पर जब वाष्प जाता है तो चूंकि शीशा का गुटका शीतल ठंडा रहता है, तो उसको एक सतह मिल जाता है ठंडा होने के लिए, और साथ में संघनित होने के लिए एक सतह प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा वायु से गैसों को पृथक करने के लिए वायु का दाब बढ़ाकर ताप कम कर दिया जाता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो वहां एक बड़ा ही अच्छा प्रयोग दिया गया है, क्रियाकलाप दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि वायु से गैसों को कैसे पृथक करेंगे। क्योंकि हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में हवा है और यह हवा गैसीय रूप में है, तो हम लोगों को चूंकि जब प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे उसके लिए द्रवित वायु की जरूरत होती है। इसलिए वायुमंडल से हवा को एकत्र करके, वायु को एकत्र करके उसके क्या करते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को खूब बढ़ा देते हैं और ताप को घटा देते हैं। किसी भी चीज के ताप को अगर आप घटाएंगे तो स्वाभाविक है वह ठंडी हो जाएगी, और दाब को बढ़ाएंगे। आप याद कीजिए पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, जब अवस्था परिवर्तन की बात हो रही थी कि पदार्थों की अवस्था कैसे बदलती है, तो वहां आपने पढ़ा था कि जब किसी गैस के ताप को घटा दिया जाए और दाब को बढ़ा दिया जाए तो वह गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो जो हवा है हमारा, यह हवा भी एक प्रकार की गैस है, और इस हवा के ताप को घटा देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, अर्थात सरल भाषा में कहिए ठंडा कर देते हैं, और दाब को, प्रेशर को बढ़ा देते हैं। पिस्टन में देखिए उसको चापा जाता है, आप देख लीजिएगा किताब खोल करके, वहां पूरा बढ़िया से वर्णन किया गया है। जब दाब को बढ़ाते हैं और ताप को घटाते हैं तो जो वायु होती है वह द्रव रूप में बदल जाती है, और जो द्रवित वायु होती है उस द्रवित वायु को गर्म करते हैं, और गर्म करके तब फिर उसको प्रभाजी आसवन स्तंभ से गुजारी जाती है। आइए देखिए, देखते हैं क्या लिखा गया है।
इस विधि द्वारा वायु से गैसों को पृथक करने के लिए वायु का दाब बढ़ाकर, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि दाब, प्रेशर को बढ़ा देंगे और ताप कम कर दिया जाता है, टेम्परेचर को घटा दिया जाता है, जिससे वायु द्रव अवस्था में बदल जाती है। और वायु जो द्रव अवस्था में बदलती है तो फिर लिखा गया है इस द्रव्य वायु को गर्म करके धीरे धीरे प्रभाजी आसवन स्तंभ में भेजा जाता है। अब जो द्रवित वायु होती है उसको गर्म करते हैं और धीरे धीरे उस प्रभाजी आसवन स्तंभ में भेजी जाती है। और उस प्रभाजी आसवन स्तंभ में क्या है, शीशे का गुटका है, बॉल है, जिससे वो द्रवित वायु जो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ा है वह ठंडा होकर के, संघनित होकर के फिर से वह द्रवित वायु के रूप में बदल जाता है, और जिससे वायु द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस द्रवित वायु को गर्म करके धीरे धीरे प्रभाजी आसवन स्तंभ में भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग गैसें पृथक हो जाती है। जैसे ही जैसे उस प्रभाजी आसवन स्तंभ से होकर के वायु निकलती है तो अलग अलग ऊंचाइयों पर कभी नाइट्रोजन गैस, फिर आर्गन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, अलग अलग ऊंचाई पर, चूंकि तापमान अलग अलग रहता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान कम होता जाता है, तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैसें द्रव के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसको अलग अलग सिलेंडर या बर्तनों में भरकर जमा कर लिया जाता है। फिर नाइट्रोजन गैस का अलग उपयोग है, आप सुने होंगे वो चिप्स कुरकुरे के थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और भी कई सारा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं, आपने यूरिया देखा होगा, उस पर लिखा रहता है 46% N, 46% नाइट्रोजन, तो उस नाइट्रोजन गैस का अलग उपयोग है। हमारे यहाँ जो बल्ब होता है वो ट्रेडिशनल बल्ब, पहले जो चलता था बल्ब, बिजली का बल्ब, उसके भीतर वो आर्गन गैस भरी जाती है। इस तरह से कई सारी उपयोग है इन गैसों का। जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है उसको अस्पतालों तक सप्लाई किया जाता है रोगी की मदद के लिए। इस तरह से जो जो गैस प्राप्त होती है सभी, जैसे पेट्रोलियम का अगर हम लोग प्रभाजी आसवन करेंगे तो उससे जो पेट्रोल होगा वाहनों में प्रयोग होगा, डीजल वाहनों और मशीनों में प्रयोग होता है, केरोसिन का उपयोग हम लोग मशीनों में भी करते हैं, खाना पकाने के लिए स्टोव में करते हैं, रोशनी उत्पन्न करने के लिए लालटेन डिबिया में करते हैं, एलपीजी का उपयोग फिर खाना पकाने के लिए होता है। मतलब जितने भी घटक प्राप्त होते हैं प्रभाजी आसवन से, सबका अलग अलग उपयोग है। तो इस प्रकार से जो वायु होती है वो अलग अलग ऊंचाई पर पृथक हो जाती है। और यहाँ देखिए हमने उसको एक सारणी के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है कि जो अलग अलग गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है -183 डिग्री सेल्सियस पर यह प्राप्त होता है, और जो पूरी वायु रहती है उसमें इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है 20.9, 20.9 होती है, जिसको हम लोग एक राउंड फिगर में 21% मानकर चलते हैं कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% या 20.9% होती है। यह आपको -183 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। जो आर्गन गैस होती है वो -186 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होती है, और इसकी जो प्रतिशत मात्रा रहती है हवा में वो 0.9% होती है। फिर नाइट्रोजन गैस हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है प्रभाजी आसवन स्तंभ से, जिसकी प्रतिशत मात्रा हवा में 78.1, 78.1 होता है। इस तरह से अलग अलग गैसें हम लोगों को वायु से प्राप्त हो जाती है, पृथक हो जाती है। तो यही था वायु से गैसों का पृथक्करण, और वायु से गैसों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे ऊपर की कक्षाओं में कि जो पेट्रोलियम या कच्चा तेल होता है उसका जब हम लोग प्रभाजी आसवन स्तंभ से उसको गुजारते हैं गर्म करके, तो उससे भी हम लोगों को अलग अलग तरह के घटक जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वो ग्रीज जो होता है, ग्रीज जिसको ग्रीस कहते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट के लिए प्रयोग करते हैं, ये सभी घटक हम लोगों को प्राप्त होता है उस पेट्रोलियम से। इस प्रकार से पेट्रोलियम से उसके घटकों को प्राप्त करने के लिए या वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन स्तंभ या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हम अपने अंतिम टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। ये क्रिस्टलीकरण अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कुछ बुक्स में इसको रवाकरण भी लिखा गया है, क्योंकि क्रिस्टल को ही हिंदी में रवा कहते हैं। ये क्रिस्टलीकरण जो होता है, रवाकरण, आइए देखिए यह क्या है। किसी विलयन में से क्रिस्टल या रवा के रूप में शुद्ध ठोस को पृथक करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब देखिए कोई विलयन है जिसमें कुछ अशुद्धियां भी मिली हुई है, क्योंकि जो चैप्टर हमारा था याद कीजिए
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसका अर्थ यही था कि हम अपने अगल बगल में जो पदार्थ है, जो उनमें जो अशुद्धियां हैं, उसको दूर करके उनमें से हम लोगों को शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना था। तो जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें कुछ कुछ अशुद्धियां मिली रहती है, उसमें से हम लोगों को शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना रहता है। और वही लिखा गया है, किसी विलयन में से क्रिस्टल या रवा के रूप में शुद्ध ठोस को पृथक करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इस विधि का उपयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। अब हम लोग जो नमक खाते हैं, इस नमक का सबसे बड़ा स्रोत समुद्री जल है। जो समुद्री जल होता है उसमें कई प्रकार के लवण नम घुले होते हैं, जिसमें से हम लोग सोडियम क्लोराइड को पृथक करते हैं या नमक को पृथक करते हैं। लेकिन सोचिए, समुद्र से नमक प्राप्त होगा, उसमें अशुद्धियां तो होगी। फिर उन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसी क्रिस्टलीकरण मेथड का प्रयोग किया जाता है। साथ में देखिए और कहाँ कहाँ उपयोग है। अशुद्ध नमूने में से शुद्ध फिटकरी या शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने में होता है। अब इस विधि का उपयोग जो फिटकरी होता है, कई उसका मेडिसिनल यूज भी है, लोग सेविंग के बाद भी लगाते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में उसका व्यवहार होता है, प्रयोग होता है। तो शुद्ध फिटकरी को भी प्राप्त करने के लिए इसी क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। और हमारे सिलेबस में, हमारे टेक्स्ट बुक में एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझाया गया है कि आप अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, उस क्रियाकलाप के कुछ प्रमुख बातों को यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। इस विधि में चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट CuSO4 को जल में मिलाकर विलयन तैयार किया जाता है। अब देखिए, अशुद्ध नमूना मतलब, अशुद्ध नमूना का मतलब कहीं से आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ले आए, लेकिन यह पता चल गया कि उसमें अशुद्धि है, तो आपको उसमें से अशुद्धि को कैसे हटाना है, या उस नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेती है। पहले भी बताए थे, चीनी मिट्टी का मतलब हो गया जिस मिट्टी का कप बना होता, हमारे यहाँ जो चाय पीने वाला कप होता है, वो कप या प्याली जिस पदार्थ से बना होता वही है चीनी मिट्टी। तो उस चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट नाप करके प्रयोगशाला में मात्र 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, उसमें उचित मात्रा में जल मिला देंगे और जल मिला करके कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे। आगे देखिए क्या होता है, इस विलयन को छानकर गर्म करने से संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। मतलब कॉपर सल्फेट का जो विलयन आपको प्राप्त हुआ, उसको छान करके और गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे जल जो होगा उसमें अतिरिक्त जल वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा और अंत में आपको कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और आपको पीछे बताया गया था संतृप्त विलयन का मतलब, यह संतृप्त विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं रहती है, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझें कि आपको कॉपर सल्फेट जो नमूना मिला था उसमें से 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिए और उसका संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं। अब जब कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया तो क्या करना है, इस संतृप्त विलयन को छानक पत्र से ढककर कमरे के ताप पर दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दिया जाता है। अब जो विलयन आपको प्राप्त हुआ, उस विलयन को क्या करना है, छान लेना है बढ़िया से और उस एक बर्तन में रख करके, जो छन्ना पत्र होता है, फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर से ढक करके और दिन भर स्थिर किसी जगह पर रख देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। जब आप शांत छोड़ देते हैं तो फिर दिन भर के बाद शाम में क्या पाते हैं, जिसके फलस्वरूप कॉपर सल्फेट का शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होता है। जब आप शाम में उस छन्ना पत्र को हटाएंगे विलयन पर से, तो आपको उस विलयन में छोटे छोटे टुकड़े तैरते हुए दिखाई दे देंगे। छोटा छोटा टुकड़ा जो एक निश्चित आकार का टुकड़ा होता है उसी को क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल का मतलब, जैसे आप नमक खाते हैं, आप चीनी खाते हैं, तो आपने देखा होगा चीनी का जो दाना होता है लगभग सब एक ही आकार का होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीनी का दाना गोल है, कोई त्रिभुज के आकार का है, कोई समलंब चतुर्भुज के आकार का है, कोई बेलन के आकार का है, कोई शंकु के आकार का है, ऐसा नहीं होता है। जब एक ही साइज का सब कण होता है उसी को क्रिस्टल या रवा कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग शाम में फिर उसको दिन भर शांत छोड़ दिए कॉपर सल्फेट के विलयन को ढक करके, जब शाम में उसको देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उस विलयन में कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे रवा या टुकड़ा क्रिस्टल तैरता हुआ हमें दिखाई दे देता है। इस तरह से उस कॉपर सल्फेट के रवा को प्राप्त कर लेते हैं और वही कॉपर सल्फेट का जो रवा या क्रिस्टल आपको प्राप्त होता है वह शुद्ध कॉपर सल्फेट है। इस प्रकार से अशुद्ध नमूने में से
अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट रवा के रूप में प्राप्त होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इस विधि को रवाकरण या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और इस विधि का उपयोग हम लोग पढ़े कि समुद्र से जो समुद्री जल से जो आपको नमक प्राप्त होता है उस नमक को भी शुद्ध करने में होता है। अशुद्ध नमूने में से जो फिटकरी प्राप्त करते हैं उस फिटकरी को भी प्राप्त शुद्ध करने में होता है। और अशुद्ध नमूने में से जो कॉपर सल्फेट हम लोगों को प्राप्त करना रहता है उसके लिए भी इसी क्रिस्टलीकरण मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से टोटल 8 विधियों पर हम लोगों ने चर्चा किया। ये 8 विधियां मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए उपयोग की जाती है और इन विधियों का उपयोग आप दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि विज्ञान का तात्पर्य ही है आपके जीवन को सरल और सुलभ बना देना। तो अगर इन विधियों को आप ध्यान में रखेंगे तो जीवन में कई काम जो जटिल लग रहा था अब आपको आसान हो जाएगा और इसके कई उपयोग भी होते हैं दैनिक जीवन में। तो आप इन सभी विधियों को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, दैनिक जीवन से रिलेशन जोड़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी विधियां आपको समझ में आ जाएगी। और फिर इस पर आधारित कई तरह के प्रश्न भी होते हैं। हमने आज के क्लास में आरंभ में चर्चा किया था कि अब हमारा चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, हो सकता है 2-4 क्लास और हो जाए। तो जैसे चैप्टर समाप्त होगा तो फिर 1 या 2 दिन हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे, रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और उसके बाद टेस्ट का एक डेट, जिस दिन चैप्टर समाप्त होगा उस दिन टेस्ट का एक डेट फाइनल कर दिया जाएगा और टेस्ट वही ऑनलाइन माध्यम से होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन भेजा जाएगा और फिर आपको जो निर्धारित समय रहेगा उस समय के बाद जो टेस्ट का टाइम होगा उसके बाद अपने आंसर शीट का फोटो खींच करके पुनः उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो मैं पुनः दोहराऊंगा, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था उसमें कुछ लोगों ने इन निर्देशों का घोर उल्लंघन किया था और जैसे हमने क्वेश्चन भेजा 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही उसका आंसर आने लगा था। इस बार मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज को कि इस टेस्ट में मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोगों की कॉपी को शामिल किया जाएगा जिसकी कॉपी परीक्षा समाप्ति के 10 मिनट बाद तक आएगा। जैसे 9 बजे अगर हमारा एग्जाम शुरू होता है और 9:40 तक का टाइम है तो 9:40 से लेकर 9:50 के बीच में जिसका आंसर शीट आएगा वही आंसर वैलिड होगा, उसी का रिजल्ट दिया जाएगा। न तो 9:50 के बाद वाले का रिजल्ट आएगा, 9:40 से पहले वाले का रिजल्ट आएगा। तो आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप फोन करके भी इन बातों को रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना नंबर बता देता हूं आपको, यहां पर लिख देता हूं 9931737348 और एक दूसरा नंबर भी है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 9905441973। ये 2 नंबर है जिस पर आप संपर्क करके अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे ग्रुप में, जो इंस्टीट्यूट का ग्रुप बना हुआ है 9th क्लास का, उसमें आप अपना नंबर ऐड करवा सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं इसमें अगर कोई असुविधा होती है, कोई समस्याएं आती है आपके पास, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इन नंबरों पर सीधे फोन करके भी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरा प्रयास है कि आपके पास किसी तरह की समस्या नहीं हो, आप अपनी समस्या हमें बतावें, मैं उन समस्याओं को हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा। और जब हम और आप मिल करके समस्याओं को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और हम लोग इस पहले से बेहतर अनुभव करेंगे और एक अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होगा। हमारा जो समय अभी बर्बाद हो रहा था उसका भी एक निश्चित रूप से वो समय भी खत्म होते जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी तरह की समस्या हो इन नंबरों पर फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर नहीं जोड़ पाए हैं वो भी जोड़ सकते हैं फोन करके, जो यहाँ पढ़ते हो। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे 10th के कुछ लोग खगड़िया, कटिहार, दूर दूर के लोग भी फोन करके इन नंबरों पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ रहा है। इसलिए आप जहां से भी हमें देख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग कहीं से भी बैठ के इस माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी होती है कि दूर दूर के लोग भी अपना नंबर ऐड करवा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं। क्योंकि ये टेस्ट, इस टेस्ट से आप भाग नहीं सकते हैं। कई बार कुछ लोग होता है चलो भाई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो हमको पता नहीं चलेगा हम कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आज न कल आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इससे भागिए नहीं, इससे मुकाबला कीजिए। जब आप मुकाबला करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा और निश्चित रूप से जो सबसे नीचे रहने वाला लोग है वह भी मेहनत करके शिखर पर पहुंच सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ
कि आप अपनी समस्याएं या जो भी बात हो आप हमें भेजें, आप हमें बतावें और उनको दूर करके पूरा समग्र रूप से आप अध्ययन करें, ताकि टेस्ट में भी अच्छे रिजल्ट लाएंगे और आने वाले समय में भी इस ज्ञान का उपयोग करके जीवन में नई मंजिल को पा सकेंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप घर में रहिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।